हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है दो मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये बताया जा रहा है। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पर इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फॉर्मेट पता होगा। इसको हम लोग लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपको पता है कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होता है और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? = में 0 होना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, क्योंकि फिर कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हम लोग कंपेयरिंग विथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ। तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। a1 कितना है? 8, b1 कितना है बच्चों? 5, और c1 कितना है? -9। a2 3 है, b2 2 है, और c2 है बच्चों -4। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन रह गए थे, उसके अंदर में 2 करवा दिए गए थे आपको। आई होप वो 2 बन गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो इसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रेशियोज फाइंड कर देते हैं, चेकिंग रेशियोज। तो रेशियोज यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वैल्यूज रेशियोज की, चेकिंग रेशियोज। ओके, चेक करते हैं कि a1/a2 किसके इक्वल आ रहा है। देखिए किसके इक्वल आ रहा है? a1/a2। तो बच्चों ये रही a1 की वैल्यू 8/3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट b1/b2 चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5/2। देखिए ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कौन सी कंडीशन को शो करता है? ये शो करता है यस, यूनिक सॉल्यूशन को। चलिए c1/c2 में निकाल के रख देते हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, बट फिर भी -9/-4 विच इज कम्स टू बी 9/4। ओके, ये रेशियोज की वैल्यू आ गई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं क्लियरली, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज unique solution, and this unique solution we are finding by using cross multiplication method. okay, यहाँ लिख देते हैं हम लोग using cross multiplication method। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मेट याद होगा बच्चों, x/something = y/something = 1/something। और उसके अपॉन में क्या आता है ना, वो आपको टेक्निक बता दी गई है प्रीवियस वीडियो में। x/something = y/something = 1/something। x के अपॉन में क्या आता है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा। इसको हाइड कर देते हैं तो b1 b2 c1 c2 हमको दिखाई देता है ना भाई। यहाँ लिख देते हैं b1 b2 c1 c2। यहाँ क्या आ जाएगा? c1 c2 है ना। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जहाँ एंड होती है, अगले वाले की वहाँ से स्टार्ट होती है, a1 a2। यहाँ क्या आ जाएगा? a1 a2, और ये b1 b2। फिर क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इस फॉर्मेट के कारण इस मेथड का नाम क्या रखा गया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए वैल्यूज रख देते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। x/, बोलिए b1 b2 की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 5 2। c1 c2 की वैल्यू विथ साइन -9 -4 इज इक्वल टू y/C1 C2 -9 -4
A1 A2, देखिए A1 A2 8 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 यानी कि 8 3 और B1 B2 यानी कि 5 2। फिर इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ। याद है आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे इंटू माइनस इसका इससे इंटू, यानी क्या हो जाएगा ये देखिए x अपॉन 5 इंटू 4, तो इसको हम लोग पूरा लिख दे रहे हैं 5 इंटू -4, ये फॉर्मूले वाला माइनस साइन याद होगा आपको, है ना। उसके बाद फिर 2 का 9 से 2 इंटू -9 इज इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3, ये फॉर्मूले वाला माइनस साइन, इसका इससे इंटू करते हैं, उसके बाद फिर माइनस साइन लिखते हैं, -4 इंटू 8, 4 का 8 से इंटू हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यारी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, 8 इंटू 2, ये फॉर्मूले वाला माइनस 3 इंटू 5। चलिए इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x अपॉन, कर लीजिए इसका इंटू 5 4 जा -20 हो जाएगा बच्चों, और 2 9 जा 18, ये कैसा वाला 18 होगा, माइनस वाला, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस साइन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2 9 जा -18 होगा, और ये फॉर्मूले वाला माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ भी देखिएगा 9 3 जा -27, 4 8 जा 8 4 जा 32 कैसा आएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी जो 32 आएगा वो माइनस वाला आएगा, है ना भाई, जब वो वाला ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 जा 16, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, और यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव टर्म है इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, 3 5 जा 15। ओके, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा, x अपॉन 20 और 18 2 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू y अपॉन 27 और 32 कितना होगा, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 - 15 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या था क्वेश्चन, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अरेंज कर लिया हम लोगों ने इस फॉर्म में, और उसको कंपेयर कर दिया जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, जिससे हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल गई। उसके बाद हम लोगों ने रेशियोज चेक किया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगाना है, जब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 आ रहा है 8 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 आ रहा है 5 अपॉन 2, दोनों डिफरेंट है, इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड दिस कंडीशंस represent system of equation has unique solutions. Okay, now we are finding these unique solutions by using cross multiplication method, और ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दिया है और आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे ये टर्म आ गई है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का आगे का कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये कौन सी वाली सिचुएशन है, शायद आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो उसमें पता है आप लोगों को a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 यदि होता है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू भी 2 होता है और b इज इक्वल टू भी 2 होता है, मतलब दोनों वेरिएबल को कांस्टेंट से इक्वेट करवा देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको आगे लिखते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, कितना आ गया देखिए वहां से, x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इफ x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, देखो ऐसे इक्वेट करवा रहे हैं हम इसको, देन x इज इक्वल टू 1 इंटू -2 यानी x इज इक्वल टू -2, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 5, ये y 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से हमको x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको फिर हम लोग फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर कंडीशंस, उसके क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, जो वेरिएबल्स दूसरे आ गए हैं, कॉन्स्टेंट की जगह कुछ दूसरे वेरिएबल्स यूज कर लिए गए हैं, उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, स्पेशली k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन।
ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट इसके बात करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। नो सॉल्यूशन कंडीशन के लिए हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करनी है। के कहाँ है देखिएगा, के यहाँ पर यूज हुआ है, के यहाँ पर यूज हुआ है और के यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, हमको इसी के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। ये कंडीशन कैसी होती है बच्चों? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है और हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग केवल इसका याला केस लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे और बड़ी आसानी से हमको के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ओके, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यस, क्या गिवन है इसको अरेंज करके लिखना होगा। 3x प्लस वाई, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, -1 इज इक्वल टू 0। फिर है 2k-1 टाइम्स x, यानी x का कोफिशिएंट कौन है? 2k-1, ये पूरा x का कोफिशिएंट है। ठीक है, प्लस k-1 टाइम्स y माइनस, अब ये 2k-1 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको ब्रैकेट में ही लिखिए, 2k + 1। ठीक है, हमने पूरा का पूरा इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया है तो उसको भी ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब किसके बाद क्या करना होगा? नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर कर दीजिए बच्चों, कंपेयरिंग विथ जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर दीजिए। बोलिए a1 की वैल्यू क्या आ रही है? तो बच्चों a1 की वैल्यू 3 आ रही है, b1 कितना है? 1 और c1 कितना है बच्चों? -1। ध्यान से, a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 2k-1। b2 की वैल्यू क्या है बच्चों? b2 की वैल्यू है k-1 और c2 की वैल्यू है विथ साइन 2k + 1। ये ध्यान रखेंगे, हमने इसको पूरा उठा के इधर शिफ्ट किया है, इसलिए इसके सामने हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। ठीक है, एक एक करके टर्म को मैंने नहीं लेके आया, सीधे 2k + 1 को एक साथ लेके आ गए, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, उसके सामने नेगेटिव साइन है। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर है क्या? यहां तक कोई इशू? हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसको हम लोगों ने इस जनरल फॉर्म में अरेंज कर लिया और उसको अब कंपेयर कर रहे हैं किससे? इस जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। उससे हम लोगों को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल रही है। ठीक है बच्चों, ओके। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको जो k की वैल्यू फाइंड करना है वो किस कंडीशन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? नो सोल्यूशन। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो, उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन का सेंस है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, कोफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी रेशियो निकालते है ना। रेशियो से निकालने के बाद समझ में आता है कि कंडीशन क्या आएगी। अच्छा, जब हम लोग रेशियोज फाइंड करते हैं उस समय आप हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की सारी वैल्यूज दी होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि रेशियोज कैसे आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास a2 b2 और c2 में नंबर्स नहीं, उसके जगह पर वेरिएबल्स यूज हो गए हैं, के फॉर्म में हम लोगों ने इनको लिखा हुआ है। इसका मतलब हम तो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में नो सोल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लिख देंगे, फॉर नो सोल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशंस क्या है बताओ? कंडीशन फॉर नो सोल्यूशंस है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो बच्चों हमको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, हम लोग इसकी ये वाली पहली वाली सिचुएशन को लिख लेंगे। ठीक है ना, जैसे यदि हम इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाम दे दें इन रेशियोज को, तो यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में क्या रिलेशन है? इक्वालिटी का।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 यानी हमारे पास ये वैल्यूज रखना होगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू B की वैल्यू है 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, एक मिनट फिर से बताते हैं क्या हुआ है। हमने कंपेयर किया, कोफिशिएंट्स आ गए हैं, क्वेश्चन में कंडीशन जो दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये रेशियोज को अरेंज कर लिया। उसके बाद हम लोगों को इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो उसके हम लोग केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ही कंपेयर करते हैं, थर्ड पार्ट को कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। ये डिटरमाइन नहीं करना है कि k क्या नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन है, नॉट इक्वल, इसलिए हम लोग इसकी फर्स्ट और सेकंड को ही कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉरी मेथड यूज नहीं करना है, नॉर्मल वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाली टर्म इधर चली जाएगी और ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, इधर चला गया ये। अब ये 3 का अंदर इंटू कर दीजिए, 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, k को इधर 2k को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 और 3 इधर चला गया तो प्लस 3। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 2। तो हमारे पास k की वैल्यू मिल चुकी है। क्या आ चुकी है बच्चों k की वैल्यू, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताएं। अच्छा भाई चलो देखो, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये गिवन था, उसको जनरल फॉर्म में अरेंज कर लिया, उससे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग ये तो डिटरमाइन नहीं कर सकते खुद से कि कंडीशन क्या आएगी, इसलिए क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, यानी हमको किस कंडीशन को फॉलो करना है, नो सॉल्यूशन को। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो वो होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन को फॉलो करते करते हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये 3 टर्म है, तो ये आपको याद रखना होगा कि जब भी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो उसको केवल फर्स्ट और सेकंड वाले को ही हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इनके बीच में कौन सा साइन है, तो इनके बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो हम लोग इक्वालिटी की साइन को लेते हुए इसको फॉलो करते हैं। और देखो हमारी k की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलिए इसका फर्स्ट वाला करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एक्चुअल में इसका एक अलग सीक्वेंस होता है, एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग ये सीक्वेंस से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यूज, ओके देयर इज द वर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन। ओके, मेनी सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो a और b यहाँ पर यूज्ड हुए हैं। a और b की वैल्यू आप कैसे निकालें, तो क्वेश्चन वाले ने कंडीशन दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही होगी, यस क्या, कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कौन सी कंडीशन होती है, यस बोलिए साथ में, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, उस कंडीशन को हमको फॉलो करना होगा। तो तब तक हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से, और गिवन में लिख देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 3y, 7 को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर है a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y माइनस इन द ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2। बच्चों आप ये बात जरूर ध्यान रखें, ये वाली टर्म को जब इधर ट्रांसफर किया जा रहा है उस टाइम पर उसको ब्रैकेट में ही लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन सामने लगा हुआ है। ठीक, ओके। अब इसको हम लोग किससे कर देंगे, कंपेयरिंग विथ, आई होप ये तो बन जाएगा, कंपेयरिंग विथ, फिर भी बता देते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलिए एक a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 आ रहा है 2, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और c1 की वैल्यू आ रही है -7। बच्चों a2 की वैल्यू देख लीजिए, हाँ a2 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, b2 की वैल्यू क्या आ रही है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी,
और C2 की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ विथ साइन, -3a + b - 2। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करें सर, अब आप लोगों को लिखना है फॉर, क्योंकि इसके आगे आपको बढ़ने के लिए क्वेश्चन वाले ने हिंट किया है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी कंडीशन के अंडर में, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, यदि आप इसको फर्स्ट बोलें, इसको सेकंड बोलें और इसको यदि थर्ड बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं तीनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तीनों रेशियोज के बीच में। तो अब हम लोगों को इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप एक बार फर्स्ट एंड सेकंड का भी रेशियो ले सकते हैं इक्वालिटी में, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं। तो इसमें केवल 2 कंडीशंस लेना होता है। तो अभी हम लोग स्पेशली इसका फर्स्ट और सेकंड पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे हम लोग, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड की कंडीशन मतलब यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड है और तीनों में इक्वालिटी का साइन यूज हुआ है। तो अभी हम लोग किस किस को कंपेयर करेंगे, एक बार में 2 टर्म को ही कंपेयर कर सकते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है ना, इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं एक बार। इसको फर्स्ट केस में हम लोगों ने रख दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। अब इसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। देखिए ध्यान से, a1 कितना है, a1 है 2 अपॉन a2 कितना है बच्चों, a - b इज इक्वल टू b1 है 3 अपॉन b2 कितना दिया हुआ है, a + b। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है? अरे भाई बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो उसका हम लोगों ने ये पहला वाला केस लिया हुआ है ना। इसमें अलग अलग केसेस बन रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल है। 3 केस बन रहे हैं, तो इसमें से हम लोग पहला केस ले रहे हैं ना भाई, ऐसे लिख भी दे रहा हूं मैं इसको, केस 1। केस 1 क्या हो जाएगा कि जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी इक्वालिटी का साइन है, उसी कंडीशन को फॉलो करते जा रहे हैं। अब देखिएगा बड़ी आसानी से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आएंगी, देखिए ये चला जाएगा इस तरफ और ये चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स a + b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a - b। ओके, अब ये 2 का इंटू कर दो तो हो जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। ओके, अब क्या होगा, तो यहां से a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, या ये छोटी टर्म्स हैं तो उनको इस तरफ ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू, चलिए इसको इधर ले आते हैं, 2a - 3a + 2b + 3b इज इक्वल टू 0। उस तरफ 0 आ गया, तो कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से, ये हो जाएगा -a + 2b और 3b कितना हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -5b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू आ जाएगा 5b। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टेशन पॉइंट। ओके, यू कैन राइट इट बाय एनी इक्वेशन। इसको हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन कहा था, इसको सेकंड, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, थर्ड इक्वेशन। बच्चों अभी a की वैल्यू नहीं आई है ना, अभी क्या आया है, रिलेशन आया है a और b के बीच में। अब क्या करना होगा, सर वैल्यू तो नहीं आई है, तो हम लोग को सेकंड केस लेना होगा। देखिएगा ध्यान से, तो बच्चों केस सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हम लोग किसको किसको लिखेंगे, फ्रॉम, चलिए देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसके बाद b1 b2 और c1 c2 को। ठीक है ना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये केस सेकंड है, उसमें सेकंड और थर्ड रेशियोज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को। ठीक है, मतलब क्या है, सेकंड केस b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। चलिए इसको फॉलो करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट b1/b2 क्या होगा, ये हो जाएगा 3/a + b इज इक्वल टू c1/c2। ये रही है वैल्यू, देख लीजिए, विथ साइन हमको लिखना होगा -7 अपॉन माइनस टाइम्स 3a + b
-2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला जो केस हम लोगों ने लिया था उसमें पहले और दूसरे को कंपेयर किया, उससे हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया ए और बी के बीच में। अब सेकंड केस ले रहे हैं B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि एक बार में दो लोगों का ही कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, ओके। अब क्या करें, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, इस कंडीशन को 3/A प्लस बी इज इक्वल टू 7/3A प्लस बी -2। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो चुका है बच्चों। इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3A प्लस बी -2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स A प्लस बी। याली टर्म इधर चली गई और याली टर्म इधर चली गई है। ठीक है, अब 3 का इंटू कर दीजिए अंदर, 3 3 जा 9A प्लस 3B -6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। इस क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा सा 10th की फीलिंग आएगी। यस, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ 10th क्लास। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, पहली बार जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे थोड़ा लेंथी लगेगा, फिर आप जब दूसरी बार इसको देखेंगे तो सबसे आसान लगेगा। ठीक है, अभी कितना हो रहा है देखो, उधर से वेरिएबल्स ले आते हैं। 9A माइनस 7A है ना भाई, सेम सेम वेरिएबल पास पास में रख देंगे, प्लस 3B माइनस 7B इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू क्यों, 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा भाई, तब तक देख लीजिए कितना हो गया, 2A 3B 7B यानी कितना -4B इज इक्वल टू 6। चलिए 2 कॉमन निकाल के लिख देते हैं। 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर A माइनस, यहाँ कितना बचेगा 2B इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, A माइनस 2B इज इक्वल टू 2 कहाँ चला जाएगा 6 के अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको हम लोग एक और नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके। अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, A को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 5B से। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5B इन इक्वेशन 4th इक्वेशन में A इज इक्वल टू 5B रख देते हैं बच्चों। क्या होगा, A इज इक्वल टू 5B कहाँ रखना है, यहाँ पर। अच्छा, ओरली निकालने की कोशिश करते हैं। A इज इक्वल टू 5B, A के प्लेस पर 5B रखेंगे तो उसमें से 2B कम हो जाएंगे तो वो 3B हो जाएगा और B इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं क्या होता है। पुटिंग द वैल्यू A इज इक्वल टू 5B इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है A माइनस 2B इज इक्वल टू 3। A के प्लेस पर क्या लिख देना है 5B, तो ये कितना हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 3, और यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 3/3, और 3 से 3 कितने बार में कैंसिल होता है, एक बार में। ठीक, B इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, अब क्या करना होगा, अब B की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट B इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, यहाँ रख देते हैं थर्ड में रख दीजिए, तो A की वैल्यू आ जाएगी, A कितना है 5B, पर B के प्लेस पर कितना लिख देना हमको 1, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है ना, हमारे पास A और B की वैल्यू आ गई। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B, A इज इक्वल टू कितना 5 लिख दे, A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 1। A एंड B की वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक बार फिर से देखना चाहेंगे क्वेश्चन क्या था बच्चों, इधर का ये मिटा दिया गया था पहले, तो वहाँ पर आपको पता है किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने पहला केस लिया है। पहले केस में हम लोगों ने 2 टर्म को इक्वेट करवाया है। एक बार फिर से दिखा रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कहाँ पे लिखा था ऐसा, क्वेश्चन में लिखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को A और B की वैल्यू फाइंड करना था। तो बच्चों उसमें से हम लोगों ने इसको
पहला केस बनाया और फिर इसको हम लोगों ने दूसरा केस बनाया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज अवर केस 1 एंड दिस इज अवर केस 2। तो केस 1 के अकॉर्डिंगली हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई, a इज इक्वल टू 5b, और केस 2 के अकॉर्डिंगली हम लोगों को a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डील करवा दिया, जिससे हम लोगों को a और b की वैल्यू मिल गई। b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 5। कैसे हुआ, जब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लिखा केस 1 के नाम से, तो याली इक्वालिटी आ गई, इसके रिस्पेक्टिव हमें वैल्यूज पुट कर दिया a1 a2 b1 b2 की यहाँ पर, और फिर क्रॉस इसका इधर इंटू कर दिए, जिससे ये टर्म आ गई। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, उससे बच्चों ये एक सिचुएशन आ रही है, फिर उसको और सॉल्व कर दिए, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 5b। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वेशन थी ऑलरेडी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। फिर हम, अच्छा एक और बात, यहाँ से a और b की वैल्यू तो नहीं आई है, लेकिन रिलेशन आ गया है, इस रिलेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर केस 2 के पास गए, केस 2 में कौन सी टर्म को इक्वेट करवाया हम लोगों ने, सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड में क्या लिखा है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लिख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया बच्चों, जिससे a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा भाई, अब आप देखें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में डील करवा दिए, जिससे क्या किया हम लोगों ने, a इज इक्वल टू 5b यहां पुट कर दिया। यहां पुट करने से 5b में से 2b चला जाएगा, 3b बचेगा, विच इज इक्वल टू 3। तो 3b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 मतलब 1। अब b की वैल्यू 1 को कहां पुट कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन में, इससे आपको a मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम बची हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6, ठीक है, रिड्यूसेबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस करना होता है, उसके बाद फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है बच्चों।